लेट्स माइक चुनावी यात्रा। एक तरफ वो राज्य जहां 34 साल तक एक ही विचारधारा ने राज किया और आज वही जमीन तलाश रही है अपनी पहचान। दूसरी तरफ वो राज्य जहां एक फिल्म स्टार राजनीति की पूरी दिशा बदलने की चुनौती बन चुका है। बंगाल में लाल झंडे की गिरती ताकत और तमिलनाडु में करिश्मा बनाम कैडर की जंग। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बदलती भारतीय राजनीति की दो अलग अलग कहानियां हैं। आज की इस चुनावी यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे बंगाल से तमिलनाडु तक, जहां हर वोट के पीछे एक कहानी छिपी है। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर समझना है तो वामपंथ को समझे बिना यह संभव नहीं है। 1977 से 2011 तक यानी पूरे 34 साल, एक ऐसा दौर जब राज्य की राजनीति पर पूरी तरह वामपंथी दलों का वर्चस्व था। इस लंबे शासन की नींव रखी थी ज्योति बसु ने, जो 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक 23 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकाल नहीं था बल्कि एक युग था। जब 1977 में वाम मोर्चा सत्ता में आया तो खुद ज्योति बसु भी इस भारी जीत से हैरान थे। 294 सदस्यीय विधानसभा में 231 सीटें और अकेले सीपीएम के पास 178 सीटें। ये सिर्फ बहुमत नहीं था, ये राजनीतिक प्रभुत्व था। इसके बाद 1982, 1987, 1991 और 1996 हर चुनाव में वाम मोर्चा ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी पकड़ और मजबूत की। इस दौर की खास बात यह थी कि सीपीएम अपने दम पर बहुमत में आ सकती थी, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए उसने सहयोगी दलों को भी बराबर सम्मान दिया। यही कारण था कि वाम मोर्चा सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा बन गया था। फिर समय बदला और सत्ता की कमान बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के हाथ में आई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। 2001 में वाम मोर्चा को 211 सीटें मिली। 2006 में तो ये आंकड़ा 235 तक पहुंच गया, लेकिन यहीं से कहानी ने करवट लेना शुरू किया। 2006 के बाद औद्योगिकरण की कोशिशों ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे विवादों को जन्म दिया। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वो धीरे धीरे सरकार के खिलाफ जनाक्रोश में बदल गया। जो पार्टी किसानों और मजदूरों की आवाज मानी जाती थी वही उनके विरोध का कारण बन गई। यही वो मोड़ था जहां से वामपंथ की गिरावट शुरू हुई। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीतकर 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। वाम मोर्चा सिर्फ 62 सीटों पर सिमट गया और सीपीएम 40 पर। लेकिन असली गिरावट इसके बाद शुरू हुई। 2016 में सीपीएम 26 सीटों तक आ गई और 2021 में तो वाम मोर्चा का खाता तक नहीं खुला। एक समय का मजबूत किला पूरी तरह ढह चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहला कारण था सत्ता की आदत। 34 साल तक लगातार शासन करने के बाद संगठन में जड़ता आ गई। कैडर आधारित पार्टी होने के बावजूद जमीनी जुड़ाव धीरे धीरे कमजोर होता गया। जनता के मुद्दे बदल रहे थे, लेकिन पार्टी उसी पुराने ढांचे में अटकी रही। दूसरा बड़ा कारण था युवा नेतृत्व की अनदेखी। जहां दूसरी पार्टियां नए चेहरों को आगे ला रही थी, वही वामपंथ पुराने नेतृत्व पर ही निर्भर रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि युवा वोटर उनसे दूर होते गए। तीसरा और सबसे अहम कारण कैडरों का पलायन। जो कैडर कभी वामपंथ की ताकत थे, वही धीरे धीरे दूसरी पार्टियों खासकर बीजेपी की ओर जाने लगे। ये सिर्फ वोट का ट्रांसफर नहीं था, ये संगठन का टूटना था। यहीं से एक नया राजनीतिक समीकरण बना। वामपंथ के कमजोर होने से जो खाली जगह बनी उसे भारतीय जनता पार्टी ने भरा। वैचारिक रूप से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद बीजेपी ने उसी कैडर आधारित मॉडल को अपनाया और तेजी से उभरी। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया। वहीं वामपंथ और कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चले गए। यहां एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, क्या वामपंथी वोटर सच में बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हुए या फिर ये सिर्फ सत्ता विरोधी भावना थी?
विश्लेषकों का मानना है ये पूरी तरह एंटी इनकम्पेंसी ट्रांसफर था, यानी जो वोट पहले वामपंथ के पास थे वही अब टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के पास चले गए। इसमें वामपंथी कैडरों की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यही तस्वीर देखने को मिली। वामपंथ का खाता तक नहीं खुला, लेकिन 2026 का चुनाव एक नई उम्मीद भी लेकर आया है। इस बार वामपंथी दल बड़ी संख्या में युवा चेहरों को मैदान में उतार रहे हैं। ये एक तरह से रीसेट की कोशिश है, जहां पार्टी अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। हालांकि चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी अब भी राज्य में सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा चुनाव का नैरेटिव भी बदल चुका है। अब पहचान, ध्रुवीकरण और योजनाओं के बीच चुनाव सिमट गया है। महिला वोट बैंक, लाभार्थी वर्ग और बूथ मैनेजमेंट जैसे फैक्टर पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। करीब 49% महिला वोटर, लाखों लाभार्थी और हर सीट पर बेहद करीबी मुकाबला। ऐसे में वामपंथ के लिए वापसी आसान नहीं है। फिर भी राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और वैचारिक आधार रहा है। अगर वो खुद को समय के साथ ढालने में सफल होता है तो वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब चलते हैं तमिलनाडु, जहां एक सीट पूरे राज्य की राजनीति का मूड तय कर सकती है, पेरंबूर। यहां मुकाबला है संगठन बनाम स्टारडम। एक तरफ डीएमके का मजबूत कैडर और दूसरी तरफ अभिनेता से नेता बने विजय, जिन्हें लोग थलापति विजय के नाम से जानते हैं। पेरंबूर इस बार सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला बन गई है, जहां डीएमके के उम्मीदवार आरडी शेखर हैं जमीनी नेता, संगठन से जुड़े हुए, और उनके सामने है विजय, जिनके पास है अपार लोकप्रियता और नई राजनीति का वादा। जमीन पर तस्वीर दिलचस्प है। गलियों में विजय के पोस्टर हैं, फैन क्लब सक्रिय हैं, युवा ऊर्जा दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की असली समस्याएं, पानी, ड्रेनेज, रोजगार अब भी वहीं के वहीं हैं। यही इस चुनाव की असली कहानी है, भावनाएं बनाम मुद्दे। पेरंबूर में करीब 2.2 लाख वोटर हैं। इनमें 75,000 युवा हैं और 1 लाख से ज्यादा महिला वोटर। यानी ये पूरी तरह डेमोग्राफी ड्रिवन सीट है। यहां जाति से ज्यादा उम्र और स्थानीय मुद्दे चुनाव तय करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसे लिटमस टेस्ट मान रहे हैं। क्या एक फिल्म स्टार अपनी लोकप्रियता को वोट में बदल सकता है? अब बात करते हैं बड़े खेल की। एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सत्ता में है और उसका कैडर मजबूत है, लेकिन विजय की पार्टी टीवीके ने समीकरण बदल दिए हैं। अगर विजय को 8 से 10% वोट मिलते हैं तो इसका सीधा असर डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये वोट किसके खाते से कटेंगे? अगर ज्यादा वोट एआईएडीएमके से आते हैं तो डीएमके को फायदा होगा, लेकिन अगर डीएमके के वोट बैंक में सेंध लगाती है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। कुछ सिमुलेशन बताते हैं कि 10 से 14% वोट शेयर के साथ विजय चुनाव का पूरा गणित बदल सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो खुद सत्ता तक पहुंच पाएंगे या नहीं। यानी तमिलनाडु में चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि प्रभाव का चुनाव है। क्या विजय सिर्फ वोट काटेंगे या फिर एक नई राजनीतिक धुरी बन जाएंगे? बंगाल और तमिलनाडु, 2 राज्य 2 कहानियां। एक तरफ एक विचारधारा जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ एक नया चेहरा जो राजनीति को चुनौती दे रहा है। यही है भारत की लोकतांत्रिक खूबसूरती, जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समय के बदलते मिजाज की कहानी होता है। हम इस चुनावी यात्रा में आगे भी हर राज्य, हर मुद्दे और हर मोड़ की कहानी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.